नमस्कार। डीडी के चंडीगढ़ के दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की। और हमारा जो कार्यक्रम है चंडीगढ़ स्पीक्स, इसमें आज इस विषय पर जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्रीमती इशनीत कौर बजाज, जिन्होंने की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में एमएससी किया हुआ है। इसके अलावा पिछले 15 सालों से इस फील्ड में है और इस करियर में बहुत से लोगों को उन्होंने मदद की है। ये आजकल जो एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ का, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में तमाम लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बात बात पे तनाव मिलता है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है और सबसे पहले वो उसके लक्षण क्या हैं, क्यों हो जाता है, अगर हो जाए तो उसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे श्रीमती इशनीत कौर बजाज से। बजाज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इशनीत जी, ये बताइए कि आप इस फील्ड में हैं, अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताइए, कब से हैं और कैसे इस फील्ड में आ गया। जी, मैं लगभग 15 साल से इस फील्ड में हूँ और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में किया। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स और भी हासिल करी, जैसे विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज न्यू दिल्ली है, वहाँ से मैंने बेसिक काउंसलिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स की ट्रेनिंग ली। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड इसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ट्रेनिंग मैंने वहाँ से करी। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में और सर्टिफिकेट कोर्स इन लर्निंग डिसेबिलिटी, ये मैंने इंडियन नेशनल पोर्टेज एसोसिएशन जो कि चंडीगढ़ में ही है वहाँ से किया। ये आरसीआई रजिस्टर्ड कोर्स है और इसके फलस्वरूप मेरा आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपने पूछा कि कैसे इस फील्ड में आए, तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड था और थोड़ा बहुत शौक भी था इस तरफ की, कई वेलनेस साइड पे मेरा इंटरेस्ट था। तो बस जिस समय इसको शुरू किया था उस वक्त तो काउंसलिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था। मेरा यही सवाल था कि आज से कुछ साल पहले तक तो लोग मेंटल हेल्थ, टेंशन, तनाव के बारे में जानते ही नहीं थे। तो ये अचानक पिछले 15-20 सालों से जो हमारा आम रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ है, क्या ये उसी की वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तनाव आ रहा है? जी बिल्कुल, टेंशन्स ज़्यादा सरमाउंट कर रही हैं, बिकॉज एक तो जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, उसके कुछ फ़ायदे भी होते होंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा उसके नुकसान ही देख रहे हैं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके ऊपर बच्चों को पालना, काम करना, इस सब का बोझ रहता है और काम का बोझ, घर गृहस्थी का बोझ, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करने में स्ट्रेस काफ़ी जाता है। खास तौर पर जब दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हो, यंग कपल है और बच्चे हो, तो उनके संभालने की दिक्कत, फिर पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, फिर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके अलावा डाइट और इन सब चीज़ों में अब पहले जैसा ध्यान नहीं है। स्लीप को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे पहले। अगर हम अपने साथ कंपेयर करें कि हमारा बचपन कैसे गुजरा, तो उसके साथ अगर कंपेयर करें तो आजकल कई पेरेंट्स ही इतना ज़्यादा सोशलाइज करने में इंटरेस्टेड हैं कि बच्चे टाइम पे सो नहीं सकते या फिर सुबह उठने में दिक्कत है। तो वो सारे पैटर्न, सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक टेंशन भरी ज़िंदगी हम जी रहे हैं एज कम्पेयर टू कि हम पहले कैसे जीते थे। इशनीत जी, एक बात बताइए, जो मेंटल हेल्थ है इसके क्या क्या एस्पेक्ट और आते हैं? तनाव भी है, एंजाइटी भी है, और इसमें क्या क्या जो सब मिलकर ये मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मूड डिसऑर्डर्स हैं, फोबियाज़ हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, फिर इसके साथ साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। लाइक पहले तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जिसमें हम स्ट्रेस को मान के ये मतलब थोड़े बहुत इंटरवेंशन के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर ध्यान ना दिया जाए और इनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये फर्दर आगे जाके ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी बदल सकती हैं, इसमें से कुछ चीज़ें। तो हमें ऐसा लगता है कि पहले बहुत आसान जिंदगी थी हम लोगों की, इतनी फैसिलिटी नहीं थी।
जब हम लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलने लग गई है, बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, हर चीज आपके ड्राइंग रूम में आ गई है, तो क्या उससे भी कुछ तनाव बढ़ रहा है? लोगों को बहुत ज्यादा बाहर की बातें पता लग रही है, वो टेंशन दे रही हैं? देखिए, तनाव तो जो उसके साथ बढ़ रहा है सो बढ़ रहा है। बच्चों के अंदर जो हम देखते हैं कि जो एक रिजिलियंस है या उनकी एडजस्टिंग एबिलिटी है या स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की शक्ति है, तो वो चीज़ें जितना ज़्यादा हम लग्जरी और कंफर्ट देते जा रहे हैं अपने बच्चों को, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। और अपनी भावनाओं को किस तरीके से रेगुलेट करना है, इमोशन रेगुलेशन जिसे बोलते हैं, या फिर बच्चों की जो सोशल अपब्रिंगिंग होती थी पहले, बच्चे बाहर पार्क्स में जाके खेलते थे, स्कूल में खेलते थे, उस व्यायाम से जो उनकी डेवलपमेंट होती थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आकर काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं चेंज्ड लाइफस्टाइल के साथ। और वही कारण है कि बच्चों को तनाव ज़्यादा है और मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगा है। एक बात मैं यहाँ आपसे और जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चों की आपने बात करी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई, ईज कर दिया उनको, बच्चे उतना ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं आजकल, तो क्या ये कोई तनाव की वजह से रिएक्ट करते हैं या हर चीज़ को उनको लगता है कि मैं अगर जिद करूँगा तो मेरे को मिल जाएगी और देते जाते हैं, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक फ़ाइन बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चा गलत होता है और ऐसा भी नहीं है कि हर बार पेरेंट्स सही होता है। तो पेरेंट्स को भी एक मैच्योरिटी के साथ बच्चों को पालने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स की अपनी एंग्जाइटीज़ होती हैं, मतलब हम जब काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, तो कई बार देखने में आता है कि मदर को ही इतनी एंग्जाइटी है या फादर है वो अननेसेसरी हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केसेस में भी बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है, वो इफ़ेक्ट होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखें कि हमारा जो वक्त था, हम अपने माता पिता से डरते थे और आजकल माता पिता बच्चों से डरते हैं, इसका क्या कारण है? कारण बेसिकली यही है कि सोसाइटियल चेंजेस, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और आज हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, हम दिमाग से तो सोचने के बहुत सक्षम हो गए हैं, लेकिन इमोशंस को या दिल को कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है। एंड एक चीज़ मैं और देखती हूँ कि हम इंटेलिजेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हम इमोशनली इंटेलिजेंट कितने हैं, वो चीज़ पीछे छूटती चली जा रही है। ऑल्दो अब बहुत काम हो रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी ना छूट जाए, इसका पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को और स्कूल्स को ध्यान देना चाहिए। तो हम सक्सेस को इंटेलिजेंस के माध्यम से देखते हैं कि कितनी सक्सेस हो गए, मतलब कितनी आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया या कितने आपको प्रमोशंस मिल गए। अच्छा अश्विनी जी, एक बात बताइए, यहाँ सवाल निकलता है कि ये जो स्ट्रेस है ये कितने प्रकार का होता है? आपने काफी बताया है, और इसके लक्षण क्या है? पहले प्रकार बताइए, कितने तरह का स्ट्रेस हो सकता है? ठीक है, देखिए, स्ट्रेस ब्रॉडली 2 प्रकार का है। हर स्ट्रेस बुरा नहीं है। अच्छा। जी, सारे स्ट्रेस को हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है तो मतलब बुरा ही है। स्ट्रेस अच्छाई के लिए भी होता है और बुराई के लिए। फिर मैं वही बात करूँगी कि बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी हमें स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई डिबेट या डिक्लेमेशन या स्टेज पे कोई काम करना है, या इस तरीके की कोई हमने चीज़ करनी है, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है कि कल मेरे को सामने किसी के जाके बोलना है या मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई इस तरीके का काम करना है। तो वो स्ट्रेस हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और मेहनत करें, अपने काम को और अच्छे से अच्छा रूप दें, ताकि हम उसमें से सक्सेसफुल हो सकें। ये स्ट्रेस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है, और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल को रिलीज़ करता है, जिसे एंडोफिन्स भी बोलते हैं, जिन्हें फील गुड एंड हैप्पी केमिकल्स भी बोला जाता है। तो ये उस तरीके उन एंडोफिन्स को ये रिलीज़ करता है और हमें इसके साथ खुशी प्राप्त होती है। लेकिन यही अगर बैलेंस बिगड़ जाए और स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि हम काम को अवॉइड करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें
डर लगता है, इतना इस कदर उस सिचुएशन से डर लगता है कि हम फेलियर से डर लगता है, या लोग हमें जज करेंगे, कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा। अगर हम इन भावनाओं से ग्रस्त होते हैं तो वो यही स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। लेकिन मैडम एक बात और याशिनी जी, अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि अगर हम ये करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन से होते हैं, क्यों ये ऐसी रहती है? यानी कि बेफिक्री होनी चाहिए, बेपरवाह नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ जी, और यहाँ ये टेंशन ले जाता है आदमी। बेफिक्री तो रखनी चाहिए, लेकिन जो लोग कुछ कहेंगे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये क्या कारण रहता है? जी बिल्कुल, देखिए कारण ये कहेंगे कि जब हम, अगर मैं बहुत इसके पीछे तक जाऊं तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अपने बचपन से ही हम अपने आसपास एक एनवायरनमेंट देखते हैं। हम अपने घर वालों की बातें सुनते हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में या अपने वर्क प्लेस पे हम अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं और उससे हमारा एक नज़रिया बन जाता है। तो वो नज़रिया जो है और जो कुछ हम इधर उधर से बातें सुनते हैं कि कोई क्या कहेगा, किसी ने हंस दिया, किसी ने कुछ रिमार्क पास कर दिया, तो कभी कभी हम उन चीज़ों को बहुत इंटरनलाइज कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो अरे मेरे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, मेरा भी उड़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी हिम्मत को ख़त्म करती हैं। तो वो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं या डर कि मैं उन पर पूरा नहीं उतर पाऊँगा, वो चीज़ें कई बार हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए भी। आप अपने काम में, आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, दुनिया की परवाह मत कीजिए, बेफिक्र होकर आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फेलियर को एक या मिस्टेक को ये लेके ना चलें कि अरे इसमें तो मेरी इंसल्ट हो गई या मेरी बेइज्जती हो गई। ये समझ के चलें कि फेलियर सक्सेस का ही एक हिस्सा है। आप अगर 2 बार फेल करेंगे तो तीसरी बार आप सक्सेसफुल भी होंगे, और आप जब दोबारा प्रयास करेंगे तब आपके पास अनुभव भी होगा। अनुभव होगा, बिल्कुल। आपको ये चाहे ना पता हो कि क्या करना है, लेकिन ये तो पता होगा कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, गलती कहाँ है। जी जी अच्छा, सोशल मीडिया, इशनी जी एक बात बताएं, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम जो टेलीविजन कह लीजिए, मोबाइल पे ज्यादा है बच्चों का क्या बड़ों का भी है, ये कितना प्रभाव डाल रहा है? ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर अगेन मैं बैलेंस की बात करूंगी कि अगर बैलेंस ना हो तो देखिए, जैसे सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से आ चुका है कि उससे बिल्कुल अपने आप को दूर रख पाना ना तो समझदारी होगी और ना ही ये पॉसिबल है, क्योंकि स्कूल्स में भी हम काफ़ी सारा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। लेकिन इस चीज़ पर, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं वो उनकी लाइफ की एक ट्रू पिक्चर नहीं है। जैसे हम कभी भी, आप देखो कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने जा रहा है तो हम अपना अच्छा ही बताते हैं। हम कभी भी अगर फेल हो गए तो वो तो सोशल मीडिया पे हम नहीं डालने वाले कि हम फेल हो गए, लेकिन हमने कुछ अच्छा प्राप्त किया तो हम 10 प्लेटफॉर्म्स पे डालना पसंद करते हैं। कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है, सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो होते हैं, कोई कहता है कि रात को दही खाना चाहिए, कई कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो आदमी दोनों के बीच में कंफ्यूज होकर फंसता है। तो इसका तरीका क्या है कि आप इन तनाव ग्रस्त जो स्क्रीन टाइम है या सोशल मीडिया पे जो भ्रामक बातें आती हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि जिसकी बात हम सुन रहे हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितनी उन्होंने पढ़ाई करी है या उनका एक्सपीरियंस कितना है, और जो वो बोल रहे हैं क्या वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उसकी बात कर रहे हैं, या बस जस्ट क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं और उनका जो एक प्रयास होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमें पॉपुलर होना है, तो लाइक्स मिलने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने ही कुछ इस तरीके से हैं कि वो तो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उतना ही आपका जो अकाउंट है वो और ज़्यादा उसको फेवर मिलेगी। तो मेरा सवाल है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो पेरेंट्स बच्चों को अवेयर कराएं रियलिटी के बारे में कि क्या सोशल मीडिया का सिस्टम है। उसके बाद
कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल यहाँ पर और है, छोटे बच्चे जो खाना नहीं खाते उसको माँ बाप मोबाइल लगा के देते हैं, कभी कार्टून कभी कुछ, और उसके मोबाइल का लालच देके उनको खिलाते हैं। जी, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? ये तो पेरेंट्स को खुद समझदारी करने की ज़रूरत है कि आज आप अपना बोझ हटाने के लिए बच्चे के आगे मोबाइल रख रहे हैं और धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बनेगा। मतलब बच्चों की बात छोड़िए, अगर हम बड़े भी 4 दिन बैठते हैं तो हमें भी एडिक्शन जैसी फीलिंग होनी शुरू होती है। तो वो तो बच्चे हैं, उन्होंने तो जीवन में अभी कुछ देखा ही नहीं है, तो वो ये अंकुश तो नहीं लगा सकते। यहाँ पेरेंट्स को अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि एक डिसिप्लिन रखें, एक टाइम बांधें कि जब तक होमवर्क ख़त्म नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते, या हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अब मेरा यहाँ सवाल है, जैसे बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, एग्जाम्स टाइम आता है जब बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बच्चे क्या माता पिता भी तनाव में होते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए बच्चों को और पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हो, ख़ास तौर पे जब बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या दूसरे तीसरे एग्ज़ाम्स उनकी लाइफ में आते हैं। एक चीज़ तो ये है कि बच्चे को कभी भी एग्ज़ाम्स के बीच में कोशिश करें कि बेकार में मत डांटें। और बहुत बार मैं ये देखती हूँ कि जो माँ बाप की लैंग्वेज होती है, जो जिस भाषा में वो बच्चों से बात करते हैं, उनकी बात सही होती है, लेकिन वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं पिंच करती है, सटारिकल लगती है, तो वो इसलिए झुंझला के बात सुनना पसंद नहीं करते। तो कई बार कुछ इस तरीके के कोई टॉन्ट मार देने या ऐसा, उस तरीके के बिहेवियर को ना अपनाएं, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और घर का माहौल लाइट रखें। लाइट रखें का मतलब ये है कि हंसी मजाक जैसे घर में नॉर्मल चलता है वैसे ही रखें, एकदम ऐसे नहीं कि अब एग्जाम्स हैं तो मतलब घर में कुछ टेंशन का माहौल क्रिएट करें। स्कूल में भी रही, आपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, कभी कोई ऐसी घटना हुई है किसी स्टूडेंट ने आपको कहा हो कुछ, या पेरेंट्स ने आके कोई बात कही हो कि ये इनको समझाइए, ऐसी कोई बात हुई? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं मुझे बहुत ही एक अच्छा वाक्य याद आ रहा है कि जब मैं क्लासरूम के अंदर जस्ट एंटर करी थी तो एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड की बात है, तो एक बच्चा लास्ट सीट से उठ के जैसे ही मैं अंदर आई, गुड मॉर्निंग हुआ, तो वो फर्स्ट सीट पे आके बैठ गया। तो बहुत ही प्यारा सा भोला सा बच्चा देखने वाला, तो आके कहता है मैम आपसे एक बात करनी है। तो मैंने पूछा हाँ बेटा बताओ। तो मैम मेरे मम्मी पापा की काउंसलिंग कर दो। तो अच्छा, बच्चा कह रहा है मम्मी पापा की? हाँ, कह रहा है मैम मेरे मम्मी पापा, और बहुत झुंझलाहट वाला चेहरा बना के, और बिल्कुल ऐसे ही कि मैम मेरे मम्मी पापा की काउंसलिंग कर दो। आपने बात की उनके मम्मी पापा से फिर? हाँ जी, बाद में बात हुई उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि मैम बड़ा तंग करते हैं, रोज़ पीछे पड़े रहते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो फिर वो बच्चा कहता है कि मैम जिस दिन मैं नहीं पढ़ता उस दिन कहते हैं इसको ठेला लगा के दे देते हैं। अच्छा। और जिस दिन मैं पढ़ाई कर लेता हूँ उस दिन कहते हैं आज बड़ी पढ़ाई हो रही है। तो यानी कि ऐसे जो स्टायर करते हैं, ऐसे मतलब तीखे बांध छोड़ते हैं माता पिता, उससे भी बचना चाहिए, खासतौर पर एग्जाम के दिनों में बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जी, तो बाद में उनके माता पिता के साथ मेरी बात हुई, और बातों के दौरान ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड था, बच्चा कर रहा था, बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ उसके साथ डील कर रहे थे। तो अगर हमको अपने पास्ट को ज़्यादा अपने ऊपर ओढ़े रखेंगे तो क्या उससे भी हमें तनाव होता है, जो हम पुरानी बातें सोचते रहेंगे, एक ही बात को जी बिल्कुल। अगर हम पास्ट में ज़्यादा सोचेंगे तो वही कहते हैं ना कि लिव इन द नाउ, आज के समय में जिएं। बहुत ज़्यादा पास्ट के ऊपर सोचते रहना या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों ही गलत है। अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा होगी, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था, तो आप डिप्रेशन में रहिए और खुश रहिए, प्रेजेंट में रहिए। छोटा सा सवाल यहाँ मेरा, ये जो सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स हैं, वो भी कई बार तनाव में रहते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं जॉब में, चाहे हिंदुस्तान में चाहे देश से बाहर जाते हैं, तो उस वक्त वो पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उनका जो तनाव है उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे दूर किया जा सकता है, संक्षेप में? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को ये एक अपने मन को, जैसे कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करना, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करें अपने मन में कि
हमने बच्चों को हमने एक अच्छी शिक्षा दी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, उन्हें जो भी हम समझा सकते थे, हमने जिस तरीके का जीवन हम उनका बना सकते थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखना उनको पीड़ित ही करेगा और अपने शौक पूरे करें। हाँ, तो अब ऐसे में वो पीछे से अपने जीवन को किस तरीके से स्ट्रेट रखने में, इमोशनली बैलेंस्ड रखने में मदद हो सकती है, वो ये है कि एक्सरसाइज करें, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज अपनी एज के अकॉर्डिंगली वो करें। कुछ अच्छी जगहों पे एनजीओज वगैरह में वॉलंटियर करके अपने आप को बिजी रखें। कुछ अच्छे स्पोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना क्रिएट कर सकते हैं। सवाल छोटा सा जी, कि टाइम मैनेजमेंट ये सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो पेरेंट्स हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, चाहे बच्चे हैं। टाइम मैनेजमेंट को कैसे व्यवस्थित किया जाए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे हों। आप अपने टू डू लिस्ट्स बना सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जैसे आप अपने लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, अर्जेंट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुड्स हैं कि ये करने चाहिए, कुछ हैं जो मस्ट्स हैं कि इसको किए बिना गुजारा ही नहीं है। अगर आप काम को पोस्टपोन करते जाते हैं तो वो भी तनाव बढ़ाता है। जी, तो इन चीज़ों को पहले एक तरीके से आप प्रायोरिटाइज करिए कि आप कौन सी चीज़ें अपने जीवन में से निकाल सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको रखनी है। यहाँ मुझे मैडम एक बात याद आ रही है, जसपाल भट्टी ने कहा था कि मैंने कल से मॉर्निंग वॉक शुरू की है, रोज जाता हूँ, आज ही नहीं गया। तो वो हिसाब रहता है कि लिस्ट बहुत बनाते हैं, काम नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक है, व्यायाम है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, ये कितना मदद कर सकता है मेंटल हेल्थ को और तनाव से मुक्ति पाने में? जी, ये बहुत ज़्यादा मददगारी है। इनफैक्ट हर एज में, हर स्टेज पे हमें व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। वॉक एंड एक्सरसाइज दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बिकॉज़ जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जिन्हें कि हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ऐसा करने से एक तो हमें खुशी प्राप्त होती है, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा एंगर कंट्रोल में रहता है, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, विचार हैं या भावनाएं हैं, वो सारे बहुत ही बैलेंस होती हैं। इसलिए जी यहाँ एक आखिरी जो सवाल है हमारे उसमें कि वर्किंग वुमेन्स को बहुत तनाव रहता है। संक्षेप में चाहूँगा कि उनको परिवार भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और जॉब भी देखना है, कैसे वो इसको एडजस्ट करें? देखिए, में रहती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो चीज़ें एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा वो है कि जो चीज़ें आप आप बदल नहीं सकते, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। और कुछ चीज़ों में आपको प्रायोरिटाइज, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर अब और नहीं झेल सकते, तो सामने वाले को ना कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। 4 लोगों की बात मत सुनिए। जी, अगर आप नहीं कर सकते, तो स्पष्ट ना करना सीखिए। और ना करने के बहुत सारे पोलाइट तरीके भी हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ना कर देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। पेरेंट्स भी हेल्प करें, बच्चे भी हेल्प करें, तो इस तरीके से इन चीज़ों को, इस तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। और वर्किंग वुमेन को मैं ये भी एक कहना चाहूँगी कि जैसे अक्सर हम परफेक्शनिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, या हमें ये लगता है कि हमें हर टाइम स्ट्रांग रहना है, और या कि हमने अपने आप को प्रूफ करना है कि हम ये कर सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करो। तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें ये तनाव आएगा। लेकिन जैसा कि इशनीत कौर जी ने बताया कि हम इसको अगर थोड़ा ध्यान रखें इन बातों का, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ स्पीक्स में आज हमने बातचीत की श्रीमती इशनीत कौर बजाज से मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद है कि डीडी के चंडीगढ़ के दर्शकों को ये बातें लाभ पहुंचाएगी। मैडम, आप डीडी के चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच।